साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए आज कुछ नए क्वेश्चनों को देखा जाता है। पहला क्वेश्चन देखें तो लड़के और लड़कियों की अपेक्षा बुद्धिमान होते हैं, यानी लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि क्या सही है। सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के बिना पक्षों के लिए सही है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए ये सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो लड़के बुद्धिमान हैं, लड़कियां कम बुद्धिमान होती हैं, लड़के के कंपैरिजन में बुद्धिमान होती हैं। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वह सही रूप में क्या होते हैं? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है, यानी पर्यावरण अध्ययन जो है वो कैसा विषय है कि उसको किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से समझा जाए। तो ये कैसा विषय है तो इसके बारे में हमें बताना है। तो ये कैसा विषय हो सकता है, आप इसको बताएं। एकीकृत, उपविषय, समन्वित, वैकल्पिक। तो ये सही है समन्वित। तो कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? समन्वित, जो सबको समन्वित करें। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष अनुभव, यानी सामने से चीज़ों को देखकर अनुभव करना ही पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो सबसे प्रभावशाली विधि कहानी विधि होती है। प्राथमिक स्तर में बच्चों को कहानी के रूप में जब बताया जाता है तो वो रुचि लेते हैं और कहानी के नाम पर ही उनका कंसंट्रेशन, एकाग्रता अपने आप में बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा एक अप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? तो अप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। तो ये अभिप्रेरित शिक्षण का जो संकेत होता है, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, ये अप्रेरित शिक्षण का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल, मानव। तो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो मानव पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं, क्योंकि जलमंडल, वायुमंडल, सौरमंडल में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये घटक नहीं है मानव। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या प्रदर्शित करती है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है और पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग रख करती है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि को विकास, यानी रुचि का विकास करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए जो छात्र हैं उनको जो है आप सुझाव देंगे, तो कौन सा सुझाव? उपरोक्त सभी सुझाव पर्यावरण अध्ययन के से जुड़े हुए हैं। नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट, तो ये सभी चीज़ों पे जो है इन प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया? तो हर राज्य की वहाँ की राज्य शैक्षिक अनुसंधान इकाई करती है, SCERT यानी एजुकेशन रिसर्च। तो SCERT इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बीजों के अंकुरण को हमें बताना है। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? अंकुरित बीजों का फ़ोटो खींचना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों को का अवलोकन करने और उनके चित्र बनाने की गतिविधि
को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो हमें बताना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। क्वासरकोर नामक रोग की कमी मतलब किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वासरकोर रोग होता है। रिक्टर पैमाने से क्या नापी जाती है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के लिए वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलने वाली गैस ऑक्सीजन है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा, तो कैल्सीफेरॉल जो विटामिन है ये हमारा नष्ट हो जाता है। तो सॉरी ये विटामिन डी, सॉरी ये क्या था कि कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन जो नष्ट होती है वो बी, विटामिन बी, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। हमने कैल्सीफेरॉल कह दिया जो कि ये विटामिन डी का है। तो विटामिन डी नष्ट होता है पॉलिश करने पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, ये फूल से प्राप्त होते हैं लौंग एवं केसर। कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है, तो उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है मोनाल, बुरांश, कस्तूरी मृग। तो बाघ क्या है, उस राज्य का प्रतीक नहीं है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, तो उनको हमें बताना है। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग यानी रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल। ये हमारे क्या हैं, 3R के पर्यावरण को बचाने के महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है, यानी अप्रदूषकीय स्रोत ऊर्जा का है जिससे कोई भी किसी प्रकार की प्रदूषण की संभावना नहीं होती, तो सौर ऊर्जा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण। तो इसमें से हमें बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सी तकनीकें उपयुक्त हैं, तो परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण आकलन के लिए महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है और बताना है कि किस तरीके से झूम खेती की जाती है। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो झूम खेती के लिए जो उपयुक्त है, एक फसलें को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। इस भूमि पर उगाने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है और एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये सब झूम खेती के उदाहरण हैं, सी और डी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है, पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। तो इसका जो है उदाहरण नहीं है निर्धारण, यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। तो निर्धारण इसमें से क्या है, कौशल नहीं है। बाकी पूर्वानुमान, निष्कर्ष, अवलोकन ये सभी उस कौशल के अंतर्गत हैं।
राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? तो कौन कौन से संकलन हैं? अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्री की लागत भी भिन्न होती है। यात्री की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया को समझें। तो ए और सी हमारा सही हो जाएगा कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है और सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। तो ए और सी हमारा सही है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त बतानी है कि अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थितियों को बताने के लिए कहना। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएँ। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थितियों यानी स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्रण बनाएं यानी मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो यही हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका यानी कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी हैं आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो यह समझने कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, अधिकतम पौधों का नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उनके जो उगने का स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थियों को आसपास के पौधों का अवलोकन करें और जो सार्थक अधिगम है उस के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों का अंतर जो है तो उसको अवलोकन करें और उसके बाद चर्चा करें। तो इससे क्या होगा कि वो प्रोत्साहित होंगे अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जानकारी की। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं और अवधारणा को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इसमें सही हो जाएगा कि सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी प्राप्त होती है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक कक्षा यानी जो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। तो मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। तो इसमें से कौन सा छोड़ के हमें सबका प्रयोग करना है? तो अमूर्त से मूर्त जो है इसको हमें छोड़ना है, बाकी मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक। तो ये हमारा रहा प्रैक्टिस सेट पर्यावरण अध्ययन के लिए। आगे भी हम कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। सुनते रहिए, सीखते रहिए। हम लोग सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।